कंटेंट का कमी नहीं मांगे, जो कंटेंट आपके पास बेसिक है उसको इंप्रूव कैसे करो, आप अपनी राइटिंग कैसे इंप्रूव करो, इन सब चीज़ों पे काम करो। उतना भी हो गया, लोग 20 क्वेश्चन लिख नहीं पाते हैं एग्जाम में, ट्रू है ये। 20 लिख के आओगे आपका मेंस निकल जाएगा। मेंस वैसा नहीं है, क्वेश्चन आएगा आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखे इसमें, मतलब जीरो आ जाता है एकदम। लेकिन वो लिखे रहोगे आप तो कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाएंगे। यहाँ तो आपके पास टाइम है ना, आप ट्राई करो अपना नॉलेज रिप्लिकेट करने का, रिकॉल करके। भले आपको ऐसा मत ट्राई करो कि 50 मिनट में हम कितना लिख पाते हैं, वो आप ट्राई करो जो आप यहाँ पे टेस्ट देते हो। जब आपका कोई चीज़ खत्म हो जाए, आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप उसको ट्राई करो। यहाँ पे ऐसा ट्राई करो कि आप बेस्ट लिखने का, कि कितना रिकॉल हो रहा है, कितना अच्छा आप लिख पा रहे हो। जैसे चिराग, पहले वाले क्वेश्चन में मतलब स्वदेशी मूवमेंट में आपने क्या क्या पॉइंट लिखा था, एक बार आप बताओ। पहले तो ये इनिशिएटिव ठीक लग रहा है आप लोग को या नहीं, कि हर वीक अगर आप लोग लिख रहे हो इन चीज़ों को 5-5 क्वेश्चन, तो एक बार माइक आप देना। सर स्वदेशी मूवमेंट जो था वो गांधी जी ने प्रमोट करा था अपने बॉयकॉट करने के लिए जो फॉरेन गुड्स थे, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को एम्फेसाइज करा था, खादी डेवलपमेंट। और उस टाइम पर उन्होंने जो यूथ मोबिलाइज करा था उसमें वुमेंस का पार्टिसिपेशन भी था, जिसमें जलाए गए थे बहुत सारे कपड़े वगैरह। और ये तरीके से मैंने तो यही कहा। अभी पहले लिख तो आप लोग ऐसे ही रहे हो ना, कि मतलब आप लोग ऐसे ही लिख रहे हो कि रिकॉल कर करके, राइट? यस सर। मतलब हर बार रिकॉल करके चीटिंग करके तो नहीं लिखते हो मतलब? नहीं चीटिंग मतलब ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था ना पिछला वाला, हाँ ये तो मैंने एक दिन पहले सॉल्व कर लिया था। हाँ, तो मतलब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं इसमें, जैसे एक बार लिख के आते हैं घर पे फिर लिखते हैं, उससे भी फ़ायदा हो रहा है। कुछ ऐसा करते हैं जो मतलब पहले से देखे होते हैं, वो भी लिखते हैं। टॉपिक पढ़ आज के टेस्ट में टॉपिक पढ़ कर आया था मैं। हाँ, और जैसे अंकित ने पिछली बार केवल थीम्स पढ़ी थी, तो केवल आप थीम्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्या पढ़ना है उसमें, मतलब कैसे तैयार करना है, मतलब इसको प्रॉपर हॉलिस्टिक वे में। तो बेटर पॉइंट क्या है कि आप थीम तो पढ़ो ही, जो थीम इसमें है, उसके अलावा इससे रिलेटेड कितने न्यूज़ में चल रहे हैं चीज़ें। जैसे मान लो मैंने स्वदेशी मूवमेंट डाल दिया, इस पर न्यूक्लियर गवर्नेंस मैकेनिज्म वगैरह डाल दिया, तो इस पर आपको क्या करना है, अलग अलग जो रिसोर्सेज होता है ना, मतलब अपने आप नेट पे जाओगे तो अलग अलग रिसोर्सेज होंगे इससे रिलेटेड, तो ब्लॉग्स पढ़ा करो इस पर। तो अलग अलग आपको ब्लॉग्स निकालने हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से ब्लॉग हैं। बहुत सारे साइट होते हैं, वहाँ से पहले आपको चैट जीपीटी से रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च आपको कहाँ से करना है, ब्लॉग से करना है। अलग अलग वो रिसर्च करके अपना कंटेंट बनाना है। तो जैसे मान लो ये पेज है, अब लेट सपोज ये पेज है आपका, इस पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, और यहाँ पे अभी आ रही है अभी, तो मतलब मान लो इस पर मैंने लिखा हुआ है सारा थीम्स, आप लोगों ने जो लिख दिया वो आपने लिख दिया, उसको आप हटा दो। इस पेज को निकाल के आप अपने पास रखे रहो और सारे थीम का कंटेंट इस पे बनाते चलो आप, तभी जाके वो 200 थीम जो होगी, 200-250 थीम वो कवर हो जाएगी लास्ट तक, जब तक आप लोग मेंस लिखोगे। और ये हमने शुरू किया जस्ट मेंस के बाद से, तो वैसे ही आप इस पे सब पे प्रिपरेशन करते जाओ कि एसईओ से रिलेटेड जरूरी नहीं वही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उससे इन एंड अराउंड और क्या नॉलेज आपको गैदर करनी है, वो चीज़ आपको एक बार अपने इस पेज से रिकॉर्डिंग लिख लेनी है। इस पेज पे निकालो और फिर अपना नोट्स बना लो। ये तो आपने एक बार लिख लिया रिकॉल करके, तो रिकॉल करके लिखने से क्या होगा कि आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद होती जाएंगी। जैसे अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आपको आया ना 3 बार 4 बार, तो 2-3 बार तो याद आएगी आपको एग्जाम में भी, एक्चुअली वही मेन प्रैक्टिस है। बाकी आप जो भी डाउट होगा तो इंडिविजुअली आप लोग पूछते ही हो कि हर उस पर। तो लिखने का तरीका समझ में आ रहा है ना कि आपको लिखना कैसे है। पहले खोजना ब्लॉग से, फिर आप चैट जीपीटी करना। डायरेक्ट चैट जीपीटी करोगे तो देखो ये इशू आता है, आपको ये दिख रहा है, मैं दे दूंगा ये। आप डायरेक्ट चैट जीपीटी करोगे, मान लो जैसे तीसरा क्वेश्चन था, क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब किसी ने इसमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं लिखा, जैसे अंकित का भी देखा था मैंने, उसका भी देखा था, कोमल का, क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं था उसमें। क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, उसमें आप क्या लिखोगे, अंकित एक बार आप बताओ, अंकित को देना एक बार। सर किसके में? तीसरा जो क्वेश्चन है आपका ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन वाला, उसमें क्या लिखोगे आप, ये एसईओ वाला? एससीओ वाले में? तो उसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव ही लिखेंगे ना? पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे? नहीं, ये एसईओ पॉजिटिव समिट का नेगेटिव एम कैसे क्या है, लिखोगे? ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं, वो उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, challenges। क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंट डज इट होल्ड फॉर इंडिया। हाँ तो एम लिखेंगे, हाँ, उसके एम या फिर ऑब्जेक्टिव क्या, फिर चैलेंजेस लिखेंगे तो क्या चैलेंजेस हैं, जैसे कोई इंडिया एक? के कॉन्टेक्स्ट में। नहीं, क्या, हाँ ऐसे ही, मतलब जनरल एससीओ का क्या चैलेंज है? हाँ तो अगर जैसे एक ये तीनों ये एसईओ जो सबमिट है, एसईओ बनाया गया था एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, दूसरा इकोनॉमिक पर्पस के लिए, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या इंडिया का है कि ये बीआरआई जो प्रोजेक्ट है, वो तो एक तो पहले एससीओ का इंडिया भी मेंबर है, लेकिन इंडिया की सोवरेनिटी चाइना और पाकिस्तान वो कर रहा है, वो बीआरआई प्रोजेक्ट लेके जाके कर रहा है। उसके बाद ये एक जो रेड्स है ना, जो टेररिज्म, हाँ, बोलते जाओ आप। जो रेड्स है, तो उसमें क्या है कि कभी भी जो चाइना है पाकिस्तान को कभी मतलब क्रिटिसाइज नहीं करता है, इंडिया भले ना करे, है ना। तो इस चीज़ में आ गया। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत इंडिया लैग कर जाता है चाइना और रशिया के साथ। खुशी आपको पता है, एक बार एससीओ वाले क्वेश्चन पे आप बताओगे क्या लिखोगे? एक बार खुशी को दो आप पीछे,
क्या एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या चैलेंज है उसका? सर चैलेंज में यही आएगा कि इंडिया और चाइना पाकिस्तान और चाइना इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट करता है और बाउंड्री इश्यूज हैं हम्म, और प्लस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उससे उनकी सॉवरेनिटी हर्ट हो रही है और टेररिज्म का चैलेंज है क्या चैलेंज है टेररिज्म पे? कि रैट्स सेटअप हुआ था, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर सेटअप हुआ था कि एंटी टेररिस्ट चीज़ें BRSCO टैकल करेगा, पर पाकिस्तान जो उसका एक मेंबर है वो ही प्रमोट कर रहा है कहीं ना कहीं टेररिज्म, तो ये एक चैलेंज रहता है। तो ये आप कैसे लिखोगे, मतलब इस चीज़ को आप फैक्टिफाई कैसे करोगे कि पाकिस्तान प्रमोट करता है टेररिज्म? आप बताओ कोमल, आपका तो IR वो है स्पेशलाइजेशन। सर मुझे उतना उसका तो आइडिया नहीं है, बट लाइक पाकिस्तान कैसे टेररिज्म को ऐसे सपोर्ट करता है। हाँ मतलब जनरल क्या, मतलब ऐसा क्या लगता है आपको कि कहाँ पे इशू आता है? सर स्पेशली जितने भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसको तो स्पॉन्सर या फंड करने का काम इन अनऑफिशियली तो पाकिस्तान ही करता है, बट उसका ऐसा कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है, मतलब कोई एक्यूरेसी नहीं है। वी डू नो दिस, बट देयर इज़ नो एक्यूरेसी इन दैट एट द ग्लोबल लेवल कि पाकिस्तान इज़ फंडिंग, ऑल्दो एवरीबडी नोज इट। तो वो एक मेजर कंसर्न होता है। एंड येस, एज खुशी हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड दिस थिंग कि पाकिस्तान एक्चुअली सपोर्ट्स टेररिज्म, बट यहाँ पे ये एंटी टेररिज्म का काम करे, विच इज़ वेरी हाईली हाँ, मतलब पैराडॉक्सिकल किसी कंट्री सिचुएशन। को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या वो नहीं है, बस आप ये लिखो कि वो रैट्स का क्या ऑब्जेक्टिव था और ये लोग कैसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो डाइवर्जेंस मतलब क्रिटिकली एग्जामिन में आपको ज़्यादातर पॉइंट डाइवर्जेंस पे लिखना था, और यही मतलब इस वाले क्वेश्चन में किसी ने लिखा नहीं है डाइवर्जेंस वाला पॉइंट, सब ने मतलब मोस्टली जिसकी मैंने देखी है। डाइवर्जेंस जैसे SCO में भाई बहुत सारे लोग 10 कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया भी उसी पे है और मान लो चाइना भी है, तो रेयर अर्थ मटेरियल तो हमको चाइना से मिल जाना चाहिए, लेकिन हमारा कोई कन्वर्जेंस नहीं है। जैसे इंडिया ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, किसके साथ है वो आप बताओ, इस बार आया है 2025 में प्रीलिम्स में। नहीं जापान नहीं है, और कौन? जापान नहीं है। और नहीं पता सर, मेरे ख्याल से जापान से ही करिए। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पता है किसी को कि कौन कौन उसमें पार्टनर है? ऐसे कैसे, जनवरी वाले करंट अफेयर में तो है क्वेश्चन, वो ऐसे कैसे भूल जा रहे हो? वो तो क्वेश्चन है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में कौन कौन है। अच्छा आपने नहीं दिया है शायद ना जनवरी वाला, आपने दिया है जनवरी वाला? नहीं जापान नहीं है उसमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको है। तो ये आया था मतलब जनवरी करंट अफेयर में। इस बार आप देखोगे जो 2025 का पेपर है तो उसमें प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो कहने का मतलब आप इसमें ये लिखोगे कि ये लोग डाइवर्ज कैसे कर रहे हैं। एम तो है हमारा इकोनॉमिक का, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस एम है SCO का, ठीक है। जैसे आपने बताया कनेक्टिविटी एम है उसका, तो वो चीज़ तो हम नहीं कर पा रहे हैं ना, वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। UPSC कभी एग्जैक्ट चीज़ नहीं पूछेगा, जैसे ये बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको एग्जैक्ट एम ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा है कि आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जनरली आप हर जो भी आप वो पढ़ोगे कोई सा भी आप ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बेसिक एम तो आपको पता ही होते हैं कि क्या होता है। वो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करवा रहे हैं कि हर कंट्री का डाइवर्जेंस कैसे है अलग अलग फ्रंट पे। अगर रैट्स में आपको करना है तो पाकिस्तान को इंक्लूड करने का क्या वो है, चाइना पाकिस्तान को बैक करता है। ये लोग कभी UNSC रिफॉर्म की तरफ नहीं वो करते हैं। कोई एक एज अ ब्लॉक आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आप एक वो करोगे ना कि इस एक तरफ अपने मतलब सारे लोग एक ही टाइप की बात करेंगे, वैसी बात इसमें नहीं है SCO में, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि क्या मतलब कहाँ कहाँ डाइवर्जेंस है। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो इस पर मैंने बनाया एक और इसके पहले वाले में था, मतलब इंडिया और नेपाल पे। तो दो तीन चीज़ आप लोग को करनी है इसमें। ये तो स्वदेशी वाले में एक तो क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर इशू क्या आया था स्वदेशी वाले में ये इशू था कि उसमें पूछ रहा था मास पार्टिसिपेशन और उसको लेके, ठीक है। तो मास पार्टिसिपेशन और उसको लेके जब स्वदेशी में पूछा तो सब लोगों ने वो नहीं लिखा, मतलब दो ही क्वेश्चन, इसमें 2 ही पॉइंट थे, एक मास पार्टिसिपेशन को लेके और एक मेथड को लेके। तो जागृति का जो मैंने अभी दिखाऊंगा आपको कॉपी जो उसने लिखा है, तो अलग अलग उसने मेथड लिखा है, फिर अलग से मास पार्टिसिपेशन लिखा है अलग अलग। तो जनरली लोगों ने क्या किया, सब कुछ लिख दिया उसके बारे में, जो पूछा जाए आप वही लिखो। अब इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका भी मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन आपको लिखना कैसे है। तो इंट्रोडक्शन लिखने में भी आप लोग को पता है कि इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप इंट्रो लिखो तो 2 ही तरीका होता है इंट्रोडक्शन लिखने का, और ये सब में काम करता है। सब में मतलब आपके ऑप्शनल में भी काम करेगा। एक इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका होता है कि आप डिफाइन कर दो और उसके साथ एग्जाम्पल लिख दो कोई भी। तो स्वदेशी को हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम वो नहीं लिख सकते। दूसरा तरीका क्या है कि आप कॉन्टेक्स्ट बनाओ, उसका कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, ये ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन बनता है सारे क्वेश्चंस में। जैसे वेटलैंड वाले में हम डिफाइन कर सकते थे क्वेश्चन को। हाँ बताओ सर स्वदेशी में हम टाइमलाइन डाल के भी तो लिख सकते हाँ, टाइमलाइन डाल के आप लिखते हैं, या स्वदेशी का कॉन्टेक्स्ट आप लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट हम 2 तरह से लिखते हैं, हिस्ट्री से और करंट अफेयर से। या तो आप हिस्टोरिकल लिखो या तो आप करंट अफेयर लिखो। आपको लगता है कोई करंट अफेयर पॉइंट चल रहा है उसको लेके तो आप वैसे लिख दो, या आपको लगता है कोई इस तरह का चल रहा है हिस्ट्री से तो आप वैसा लिख दो। तो बहुत सारे इवेंट थे ना विच हैज़ लेड टू द स्वदेशी मूवमेंट।
तो आप दोनों मूवमेंट का वो लिखते कि गांधीयन फेज जब आता है उसका बैकड्रॉप क्या था और इसका बैकड्रॉप क्या था स्वदेशी का, तो वो इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो जाता। फिर आप 2 हेडिंग आप लोग डालते कि भाई मास पार्टिसिपेशन का, उसमें वर्कर लेवल पे क्या था, पीजेंट लेवल पे क्या था, बेसिक पॉइंटर्स लिख देते। फिर आप मेथड्स पे चले जाते, फिर मेथड्स में अलग अलग लिख देते। जैसे 3P मेथड आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, किसी ने नहीं लिखा। प्रेयर पिटिशन करके एक मेथड होता है ना, आपने भी नहीं लिखा है उसमें। हाँ, वो मेथड नहीं लिखा है। मैंने शायद 2 या लिखा हुआ प्रेयर पिटीशन वाला। हाँ, तो वो है मतलब एक, तो आप एक बार माइक, तो इसका हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो इसने चोला आर्किटेक्चर वाला सही लिखा है क्वेश्चन, मतलब चोला आर्किटेक्चर पे सही लिखा है, लेकिन सर फिर इसमें भी मैंने स्वदेशी वाले में भी दोनों मतलब लिखा था, मतलब टोटल लिख दिया था। हाँ, लेकिन टोटल लिख दिया है आपने, मेथड को क्लासीफाई करके नहीं लिखा है। हाँ मतलब एक ही मेरे को लिख दिया, जैसे स्वदेशी मूवमेंट लिख दिया, उसके बाद उसके मेथड और मोबिलाइजेशन क्या है, हाँ, और उसके बाद गांधीयन फेज लिखा है, उसका मेथड और वो। तो आप एक बार मेथड बताओ 3P के अलावा स्वदेशी में अलग अलग क्या स्वदेशी मेथड में था। हाँ, जो 1905 के बाद, हाँ। पहले तो 3P चल रहा था। 1905 के बाद जब बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने जब मूवमेंट अपने हाथ में लिया तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा मिलिटेंट तरीके से, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट तरीके से इन्होंने रेज किया, जैसे कि गणपति फेस्टिवल। नहीं, वो तो स्वदेशी के बाद हो जाता है ना, वो तो डाइवर्जेंस हो गया एक्सट्रीमिस्ट और सर उसका। उसी में लिंकेज है, स्वदेशी हाँ, लेकिन मूवमेंट ही। पहले इन लोगों का क्या फोकस था स्वदेशी में? पहले जो ये बंगाल पेटी, फेस्टिवल्स और उन पे फोकस करते थे, वहीं पे क्राउड गैदर करते थे। हाँ, एक ही हो गया, और इंडिजीनियस इंडस्ट्री पे हाँ फोकस था। कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो वो इंडिजीनियस वाला पॉइंट तो लिखा ही नहीं किसी ने कि मतलब स्वदेशी का मतलब ही क्या था, वो इंडिजीनियस इंडस्ट्री। हाँ, हाँ, सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सब अलग अलग मेथड थे जो वो लोग करते थे, तो आपको लिखना था वो कि अलग अलग जो मेथड्स थे, तो वो बात आपने नहीं लिखी है। 3P वाला मेथड आपने लिखा है मतलब एक ही, लेकिन ये जनरली सब लोगों ने क्या किया, उसमें पूरी बातें ही लिख दी हैं। स्वदेशी में जो जानते हो आप वो लिख दो, मास मूवमेंट पे कोई स्पेसिफिक बात नहीं है किसी की। फिर आपको लिंक करना पड़ेगा, जब आप मेथड से मास पार्टिसिपेशन पे आओगे तो उसमें आपको लिंक करना पड़ेगा कि क्यों मास पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि स्वदेशी ने ग्राउंड बना दिया था उसके लिए। जैसे होम रूल वगैरह सब चल रहा था ना उसके पहले, तो एक ग्राउंड आ चुका था, तब मास मूवमेंट आराम से हो रहा था। जैसे आपने लिख दिया वर्कर का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं था, इसमें था, तो इसमें क्यों था वर्कर का पार्टिसिपेशन? आप बताओ क्यों लगता है आपको इसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है गांधीयन फेज में? हाँ, क्योंकि ये नॉन वायलेंस था और लार्जर प्रोस्पेक्टिव। नहीं, AITUC फॉर्म हो गया था, हुआ था ना AITUC फॉर्म 1919 तक आते आते। तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब ना पार्टिसिपेशन होगा, आप समझ लो। ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं हुआ तो पार्टिसिपेशन कैसे होगा? एक और भी है कि जो गांधी जब जो सत्याग्रह, जो अर्ली 3 जो मूवमेंट हुआ था, जैसे बारदोली सत्याग्रह, इसमें इनका मतलब काफी पॉपुलराइजेशन हो गया था, वर्कर का भी रोल इनमें, मतलब हाँ, वर्कर हाँ, ने वो, भी हाँ, किया था कि हाँ। हाँ, तो उनको माना हाँ, था कि हाँ। एक पॉइंट बोला आप उसको एक बार दे दो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। प्लीज मतलब जब गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया था, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की फ़ी भी घटा दी थी। मतलब पहले फ़ी थी आपको कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, ऐसे। अच्छा, मतलब इसकी वजह से इस हमारे वजह ऐसे हिस्ट्री टीचर ने बताया था। अच्छा, कि इस वजह से मतलब हाँ पार्टिसिपेशन मतलब ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि जो वर्कर्स पीजेंट्स वर्कर्स वगैरह थे वो तो पे नहीं कर सकते ज्वाइन करने के लिए। जब उन्होंने हटा दी फी तो वो मेंबर्स बन के ऑटोमेटिकली, मतलब पार्टिसिपेंट बन के। हाँ, मतलब मेजरली आप ये देखोगे कि उस टाइम मतलब इसका अगर आप देखोगे क्या नाम है, पीजेंट्स का या वर्कर्स का या किसी का भी, तो इन लोगों का अलग अलग अब ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, मतलब आते आते बन चुका था। तो वो एक इम्पेटस देता था, मतलब उस टाइम डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही तो था भाई। आप किसी मोमेंट से जुड़ोगे तो कैसे इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हो, वही तो है। वो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती थी, वो चीज़ आपको लिखनी थी वहाँ पे लिंक करके। तो वो नहीं लिखा, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि वर्कर का बढ़ गया, इसका बढ़ गया। वो लिखना पड़ेगा क्यों बढ़ गया, इसमें वर्कर क्यों थे, उसमें वुमेंस का पार्टिसिपेशन या किसी का नहीं था, क्यों नहीं था। क्योंकि वो लोग उस तरह का, वो लोग तो 3P मतलब वो रिफॉर्म की बात करते थे लॉ वगैरह में, तो उनका सेक्शन ही इलीट था। तो जब इलीट सेक्शन होगा तो उनके पास वैसा मास नहीं था, उनके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इस टाइम तक आते आते आपका एकदम सेक्शन अलग हो गया था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी। तो इस लेवल पे इसमें सोचना था इस वाले क्वेश्चन में। जनरली न्यूक्लियर गवर्नेंस वाला सही लिखा है, SC वाला में तो मैंने बता दिया कि आपको जब क्रिटिकली एग्जामिन पूछे डायरेक्ट ChatGPT करने से पहले उसका सब देख लो कि क्या है, क्या कहाँ ये लोग फेल कर गए मतलब। और इंटरनेशनल वाले में क्या करना है, जनरली आप इंटरनेशनल वाले में क्या करो, जितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको तो हमेशा इस बात पे तैयार रहना है कि अगर नया कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे लिखना है। तो जब भी IR का कोई क्वेश्चन आए इंटरनेशनल रिलेशन का, 2 चीज़ आपको हमेशा उस पर्टिकुलर रिलेशन पे तैयार होनी चाहिए कि सारे कीवर्ड्स आपको पता हो, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ चलती हैं, ठीक है। जैसे मान लो जैसे अलग अलग पॉलिसीज़ आपको पता होंगी कि अलग अलग पॉलिसीज़ चलती हैं, हर कंट्री की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। तो उन पॉलिसीज़ को लेके आपको कीवर्ड पता होने चाहिए। जैसे अगर इंडिया किसी से डील करेगा तो पंचशील उसकी एक बेसिक पॉलिसी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप IFS ऑफिसर बन जाओगे तो आप मतलब रैंडम डिसीजन लेने लगोगे। तो पॉलिसीज़ के कीवर्ड आपको पता होने चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन लिख पाओ। जैसे डिजिटल डिप्लोमेसी पे इस बार क्वेश्चन आया है, इस बार
यूपीएससी में, तो आपको पॉलिसी पता रहेगी तो आप आराम से लिख दोगे। जैसे आज आपने लिखा इंडिया जापान वाला, तो उसके इंडिया जापान के कौन कौन से पिलर हैं वो पता हो, उस पिलर में कौन कौन सी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो पता हो, कि जैसे इकोनॉमिक पिलर में इन लोगों ने एशिया अफ्रीका इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, तो ये आपको पता हो कि उस कॉरिडोर का क्या मतलब, वो कॉरिडोर अगेन काउंटर टू चाइना करने का वो है, तो आपको पता हो कि अच्छा इस तरह का ये लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक फेज पे। सिक्योरिटी लेवल पे क्या कर रहे हैं वो आपको पता हो, जैसे एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम चलता है जापान का, तो वो आपके उसमें पता हो कि भाई ये बस आपको वर्ड पता होने चाहिए कि ये पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इस वर्ड पे ये लोग एक तरह से कन्वर्स करते हैं। बस अगर इतना पता होगा तो आप आराम से लिख दोगे, क्योंकि हर चीज़ याद करके लिख नहीं पाओगे वहाँ पे। तो 4-4 बात पता हो, 3-3 4-4 बात, ऐसा फोकस करो कि 2-2 3-3 बात पता हो आपको उस कीवर्ड को लेके। और इसमें प्लस आपको मिनिस्टर्स के या मिनिस्ट्रीज़ के बहुत सारे वो आते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं, उन स्टेटमेंट्स को लिख के याद कर लो। वो स्टेटमेंट से आप शुरू करो या कंक्लूड कर दो, तो आईआर में आपका काम हो जाएगा। अननेसेसरी किसी का नोट्स नहीं पढ़ना उठा के कि आप बैकग्राउंड पढ़ रहे हो, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, वो लिख ही नहीं पाओगे आप ना। वो पूछेगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। जैसे कल्चरल में बुद्धिज़्म पे टाइज है इंडिया और इसका जापान का, तो वो आपको पता हो, तो इस तरह की बातें आपको अगर पता होंगी तो आप लिख पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप कीवर्ड पकड़ लोगे हर उसका, तो आपको पता होगा। जैसे कोई पॉलिसी बता सकता है, इंडिया जापान जो आप लोगों ने लिखा, कोई पॉलिसी बताओ। खुशी आपको पता है कोई पॉलिसी? पॉलिसी मतलब किसी भी डोमेन पे, किसी भी डोमेन पे कोई भी पॉलिसी इंडिया जापान रिलेशन को लेकर। जैसे वो क्वाड में साथ में है, सिक्योरिटी क्वाड तो सिक्योरिटी में हो गया, और एक रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स पैक्ट है जिसमें वो मतलब जितने भी बेस होते हैं, मैरीटाइम बेस होते हैं, वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के बेस को। ठीक है, जो और 2020 में आया था। और इतना याद आ रहा है अभी तो। आपको पता है इसको दो आप। एक यूनिकॉर्न नेवल शाफ्ट है, तो उसके अंदर एक मतलब जापान टेक्नोलॉजी देगा। तो बेसिकली अर्लियर जैसे जो वॉरशिप्स है दे यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू सैटेलाइट। नहीं, तो ये एग्जांपल हो गया। वो जैसे बता रही ना, आप पॉलिसी लेवल पे सोचो। वो रडार जो ये बात कर रही है, रडार का है ट्रांसफर आप उसको हाँ, तो वो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर उससे रिलेटेड कोई टर्म है तो आप वो बताओ। आप समझ, हाँ, तो वो फिर से वो एग्जांपल हो गया। ये लॉन्ग स्ट्रेटेजिक मिशन 2025 एक था सर। नहीं, इंडिया जापान विजन 2025 का ये सब पार्ट है हाँ, जो आप बता रहे हो। तो इंडिया जापान विजन का जो 2025 जो बना है, उसमें अलग अलग पिलर्स होंगे, कुछ अलग अलग पॉइंट होंगे। उन पॉइंट्स को पकड़ना पड़ेगा आपको कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो अब आपको पूछेगा जब इंडिया जापान पे, तो क्या वो विज़न पूरा हुआ 2025 तक? भाई 2025 तो चल ही रहा है, तो क्या वो विज़न पूरा हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि वो विज़न पूरा हुआ क्या नहीं। तो वो खोजना है बस आपको। चैट जीपीटी पे डालोगे 2 मिनट में सारी पॉलिसी मिल जाएंगी, कीवर्ड के, मिनिस्टर्स के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो लिखना आईआर पे आसान हो जाएगा। याद करने बैठ जाओगे आप लोग तो एग्जाम्पल है जो लोग आप जो जनरली आईआर में किसी भी नोट्स में मिलता है, एक्चुअल एग्जाम में नहीं लिख पाओगे आप। सर बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जैसे है तो इसको लाइक सर्च करने का कैसे होता है, क्योंकि जनरली बहुत इन्फॉर्मेशन होती है तो कौन सा उठाना है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। नहीं, तो आप पॉलिसीज़ जैसे सारे पॉलिसीज़ और कीवर्ड डाल के एक बार सर्च करो, तो और अलग अलग पिलर्स को, जो हर रिलेशन के पिलर्स होते हैं और उस पिलर से रिलेटेड अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो पॉलिसीज़ को, जो जैसे इंडिया की पॉलिसी इनको लेके क्या है पता है आपको? इंडिया की पॉलिसी जापान को लेके पता है सुमित आपको? एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया को। अब एक्ट ईस्ट का अगर आपको बस एक्ट ईस्ट नाम पता है तो नहीं होगा, उसके पिलर्स होंगे ना कुछ एक्ट ईस्ट के बड़े बड़े, वो पिलर्स का नाम याद कर लो कि ये पिलर्स हैं, तो आपको पता लगेगा कि जो भी डायलॉग हो रहे हैं उन्हीं पिलर्स में होते हैं। भाई मोदी जी कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसी पिलर में तो चलेगा। आप कल को आईएफएस ऑफिसर बनोगे तो आप पॉलिसी से गाइडेड हो ना, आप ये थोड़ी ना कभी भी कुछ भी कर रहे हो, तो पॉलिसीज़ के थ्रू होता है, ठीक है। तो ऐसे एक और है, मतलब एक्ट ईस्ट को लेके एक और है, एक और कौन सी पॉलिसी? ईस्ट साउथ चाइना या साउथ एशिया कुछ करके उसका एक्सेलरेटेड फॉर्म, इलैबोरेटेड फॉर्म। हाँ, एक और है, भूल गया, एक और पॉलिसी है लेके, तो आप खोजोगे तो एक्ट ईस्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन और है, ठीक है। याद है आपको? नहीं, वो तो वो हो गया ना, समथिंग लेके पैसिफिक टाइप का इस तरह का है। हाँ, इंडो पैसिफिक टाइप का एक तरह का है, मतलब हाँ इस तरह का है, वो आप डालोगे तो पॉलिसी आ जाएगी। वो वर्जन है एक्सटेंडेड एक्ट ईस्ट का। तो अब मुझे नहीं, वो इनिशिएटिव हो गया ना, वो ऐसा नहीं है। तो आप समझ गए मतलब इसमें कैसे लिखना है। तो कॉन्क्लूड और उस तरह से आप हमेशा इन सब क्वेश्चनों में वैसे ही करो, जो जैसे मान लो ये वाला जो क्वेश्चन था ऊपर वाला, इसमें जो एससीओ से रिलेटेड है, वो तो डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन था एससीओ वाला। लेकिन जब आपको आएगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, जब आपको किसी रिलेशन पे पूछा जाए तो उसके इन एंड अराउंड आपको पता हो। इस तरह से नोट्स आपको अपने 2-3 पेज के ही बनाने हैं बस। केवल कीवर्ड लिखो उसमें और आराम से नोट्स बना के हर चीज़ पे तैयार हो। अब वेटलैंड वाले में क्या इशू जनरली मतलब है सबके, उसमें वेटलैंड की स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है किसी के पास, मतलब आप लोगों ने लिखा नहीं है, किसी ने स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं लिखा है। सर मैंने लिखा
वो 6 मीटर वाला लिखा है नहीं आपने? नहीं ट्रांजिशन जोन वाला लिखा है। नहीं तो वो इस वो सबने लिखा है। स्पेसिफिक डिफिनीशन मतलब वो एक डिफिनीशन है ना कि हाई टाइड से और लो टाइड से कितने दूर तक को वेटलैंड काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक है। याद है किसी को वो स्पेसिफिक डिफिनीशन? देखा बाद में घर पे जाके। तो यही कि अगर आप लोग ऐसे इस हफ्ते दिए आप, अब इस हफ्ते जो भी ये चला मतलब मान लो इस 5 थीम पे अपना नोट्स अगले 5 दिन तक के लिए बना लिया, फिर अगली बार पेपर आ जाएगा, फिर दूसरे थीम पे आप लिखा, फिर अच्छा नहीं लिखा, फिर आप जैसा भी लिखा फिर उसमें इंक्लूड कर लो ताकि वो आपको याद रहे। अब वेटलैंड वाले में डायग्राम नहीं बनाया किसी ने, बेसिक डायग्राम तो कोई भी बना सकता है। वेटलैंड में आप बताओ ना कि इसका अलग अलग, जैसे मान लो अगर बेसिक डायग्राम आपको बनाना है वेटलैंड का, तो वेटलैंड का तो आप ऐसे इंडिया का कुछ मैप बना सकते थे और बता दो कहाँ कहाँ बेसिक वेटलैंड है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा तो बेसिक हम बता सकते हैं ना। अब सब ने उसमें थ्रेट्स वगैरह बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो थ्रेट्स तो पूछ ही नहीं रहा है उसमें, थ्रेट्स नहीं पूछा। तो इसको आप मतलब जब आप वेटलैंड को डिफाइन करो वहाँ पे ऐसा बेसिक डायग्राम बना दो, कुछ बड़े बड़े वेटलैंड को देख के उनका बता दो कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा कुछ। फिर आप नीचे लिखो कि व्हाट इज़ द वाइज यूज़ ऑफ इट। लेकिन रमसार 1971 में हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उतना ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, और उतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन वेटलैंड की डिफिनीशन याद होनी चाहिए, तो ये हर बार आता है तो आपको पता हो कि कौन कौन सी वेटलैंड है। तो यहाँ पे ये वाली दिक्कत थी। वाइज यूज़ वाले में सबने मोस्टली लिखा हुआ है कि वाइज यूज़ क्या है, एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं वाइज यूज़ में। जब आप देखोगे तो उसमें एग्जाम्पल्स मतलब जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वाइज यूज़, तो उसका फिर एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए कि कहाँ आपको दिख रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल दे दो। जैसे पार्टिसिपेटरी अप्रोच एक वाइज यूज़ है, तो कहाँ आपको दिखता है कि जहाँ वेटलैंड में पार्टिसिपेटरी अप्रोच का फॉलो होता है। कोई भी एग्जाम्पल, हर जगह होता होगा, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दो अपने हिसाब से, कि वहाँ एग्जैक्ट तो याद आएगा नहीं। तो जो 3-4 प्रिंसिपल हैं वाइज यूज़ के, उसको वर्ड में आपने लिख लिया, फिर अपने हिसाब से कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। तो इस वाले में ये करना था वेटलैंड। अब वेटलैंड का थ्रेट्स, उस पर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा वेटलैंड, अब स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आने लगा है, तो थोड़ा स्पेसिफिक भी पता होना चाहिए। अगर आप पिछले 1-2 साल का पेपर देखोगे तो डायरेक्ट क्योटो प्रोटोकॉल के स्पेसिफिक चीज़ें पूछ रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो पहले ये लोग जनरल क्वेश्चन पूछते थे, पॉल्यूशन का क्या वो है, ये है, तो इस तरह से ना लिखे। अब आपको स्पेसिफिक भी थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर वेटलैंड पे कुछ स्पेसिफिक पूछ, जैसे वाइज यूज़ स्पेसिफिक है, याद नहीं रहेगा वो जनरली लोगों को, तो अगर कुछ न्यूज़ में है तो उसका स्पेसिफिक आपको पता रहे। जैसे क्योटो पे इन लोगों ने पूछा या किसी और पे, तो जैसे आज आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया होगा UNFCCC वाला, तो उसका क्रिटिकल क्या है, मतलब इतने साल में क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले इस पर डिबेट चल रहा था कि क्या क्लाइमेट चेंज रोक भी पा रहे हैं ये लोग या नहीं। इस तरह का एक क्वेश्चन ऐसा ही आया। और जो IPCC का अलग अलग रिपोर्ट होता है, उस पर एक क्वेश्चन आया था 1 या 2 साल पहले, तो स्पेसिफिक भी ये लोग पूछ रहे हैं। तो वो भी आपको पता रहे कि कुछ चीज़ें अगर स्पेसिफिक आ रही हैं तो थोड़ा स्पेसिफिक नॉलेज हो। इसीलिए कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़नी है, मैंने आप सबको बताया मैगज़ीन मत पढ़ो आप, कोई मैगज़ीन हेल्प नहीं करेगी पढ़ने में। जो न्यूज़पेपर के कंपाइलेशंस एसेंशियल वाले हैं वो आप पढ़ोगे, एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप समझ रहे हो। अब लास्ट वाले क्वेश्चन चोला आर्किटेक्चर वाले में मैं अभी आपको कॉपी दिखाऊंगा। आपने भी डायग्राम नहीं बनाया है, हाँ, तो मोस्टली लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया है, तो डायग्राम बनाना है। जब आर्किटेक्चर में और क्या ही बनाएंगे, द्रविड़ वाला डायग्राम तो आप बना ही सकते हो ना, कि द्रविड़ वाला जो आर्किटेक्चर है बेसिक, उसने बनाया ठीक डायग्राम, शायद इंट्रोडक्शन है लेकिन नहीं बनाया ना, इंट्रोडक्शन के बाद हाँ वो बाद में बना दिया है। तो उसको डायग्राम बनाना है, बाकी पॉइंटर सबको याद थे लगभग कि क्या क्या एग्जैक्ट यूज़ होता है उसमें, वो पॉइंटर से याद थे। तो IR वाला एक बार आप लोग को पता लग गया कि IR वाले में क्या लिखना है, ये तो आइडिया लग गया ना। अब मैं आपको उसकी कॉपी दिखाता हूँ जिसने ठीक लिखा है। अब देखो इसके में अगर आप देखोगे, देखो इसने क्रिप्स में स्वदेशी मूवमेंट में कि क्या क्या चल रहा था, गांधीयन फेज में देखो इसने पहले बताया क्या क्या था। मतलब ये भी पीछे का वो दे सकती थी, मैं नहीं बोला कि बेस्ट इंट्रोडक्शन है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब ये मतलब औरों से ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे इसका जो और लोगों ने लिखा था। अब स्वदेशी मूवमेंट में इसने केवल मेथड्स पे फोकस किया है, किसी ने पूरा ही लिख दिया है। तो पूरा लिखोगे तो आप ना तो आपके पास वहाँ टाइम होगा ना तो होगा, तो वही आप मेथड्स पे फोकस करो पहले। फिर शायद इसने मास मूवमेंट लिख दिया है कि अलग अलग, लेकिन वो मास मूवमेंट वाले में इसने भी वो चीज़ नहीं लिखी है जो मैंने बताया कि अलग अलग उस टाइम तक वो आ गए थे जो ऑर्गेनाइजेशंस बन गए थे। हाँ, तो वो सब आप लिखोगे तो आपको और नंबर मिल जाएगा कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, वुमेन का भी एक बन चुका था उस टाइम 1917 वगैरह में, तो उससे फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ आपको इसमें लिखनी थी। कॉन्क्लूजन इसने ठीक ठाक लिख दिया है। अब दूसरे वाले में वेटलैंड वाले में इसने भी देखो एग्जैक्ट डिफिनीशन जैसा नहीं लिखा है, लेकिन इसने बताया कि मतलब कितने वेटलैंड हैं यहाँ पे, एक फैक्ट डेटा टाइप का दे दिया जो इसके इंट्रोडक्शन को ठीक कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप फैक्ट भी लिख सकते हो कि कुछ फैक्ट लिख दो उसमें, जनरली याद ही रहता है, मतलब मोस्टली याद रहता है। तो ऐसा अंकित को याद रहता है, रिप्लिकेट नहीं कर पाता तो आपको याद रहे तो आए भी आपके उसमें। मतलब जैसे इथिक्स में कल कॉपी इसकी देख रहा था, तो उसमें याद तो है लेकिन वो आ नहीं रहा है वो चीज़। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी बातें नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन वो आ नहीं रहा है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप बिना देखे एक बार रिकॉल कर करके लिखने लगे, एक बार दिमाग से चला के, तो ये सब आने लगेगा। तो इसने फिर रमसार कॉन्सेप्ट का जो मैंने आपको बताया, इसने वाइज यूज़ लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने एग्जाम्पल्स उसमें सारे दिए हुए हैं
ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स इसने लिखे हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहाँ हो रहा है तो एग्जाम्पल लिख दिया इसने। जरूरी नहीं कि आप सब में एग्जाम्पल लिखो, लेकिन जैसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, नहीं जरूरी नहीं सब में एग्जाम्पल लिखो, लेकिन इसने लिख दिया कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कहाँ पे है, तो उससे वेटेज मिल जाता है क्योंकि पॉइंटर्स तो वही हैं, तो ये उसको नंबर दे देगा। आप समझ रहे हो। फिर देखो इसने लास्ट में एसडीजी गोल से रिलेट कर दिया वेटलैंड को, तो ज़्यादा अच्छा आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक है, ये वाला इसने भी गड़बड़ लिखा है, तो सबने गड़बड़ लिखा है। मतलब कि एम्स ऑब्जेक्टिव अगर आपको इसमें लिखना है तो आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, वहाँ पे अलग अलग इस तरह से करके आप लिख दो। जैसे जैसे अंकिता आपने बताया था ना 4 वर्ड इसका कुछ, एसईओ का ऑब्जेक्टिव का 4 वर्ड शायद आपने बताया था ना कुछ। अच्छा तो इसके कुछ 4 वर्ड है, किसी ने मुझे बताया था कि वो 4 वर्ड ही हैं, मतलब पता नहीं किसी से डिस्कशन था, तो उस वर्ड को भी आप लिख सकते थे। मतलब कहने का मतलब टेररिज्म है, सिक्योरिटी और एक और लेके, तो डायरेक्ट आप उसको एक ही लाइन में लिख सकते थे सारे ऑब्जेक्टिव। मेन है इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन, कि रैट्स कैसे फेल है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कैसे फेल है, अलग अलग जो चैलेंजेस हैं सबका डाइवर्स इंटरेस्ट है, वो आपको ज़्यादा लिखना है इस वाले में। इसने शायद वो नहीं लिखा है चैलेंजेस वाला, क्रिटिकल एग्जामिनेशन में जहाँ ज़्यादा लिख रहा है वहाँ 2 ही पॉइंट लिखा है इसने, और सब ने ऐसा ही किया है, मतलब कम लिखा है। तो ये वाला सबका ऊपर नीचे है। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली सब लोगों ने ठीक लिखा है, मतलब इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। न्यू वाला जो ये है मतलब न्यूक्लियर गवर्नेंस वाला, इसमें आपको मिल जाएगा कंटेंट जनरली हर ब्लॉक पे। तो पहले ब्लॉक खोजा करो फिर आप लिखा करो, मतलब ब्लॉक खोज के तो आपको वहाँ पे कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। और लास्ट वाले में इसने देखो अच्छा बना रखा है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो पढ़ी है सबने, नो फर्स्ट यूज़ तो आपने नहीं लिखा है ना शायद। हाँ, तो ऐसा भूल कैसे जाता है नो फर्स्ट यूज़, मतलब अगर पता है तो आप तो लिखो मतलब। ठीक है, लास्ट में फिर क्या करना है, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो आप इसने डायग्राम बनाया हुआ कहीं, तो आपको दिखेगा। देखो इसने कायदे से बनाया है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बहुत अच्छा बना पाएगी एग्जाम में कि नहीं। यहाँ तो आपके पास टाइम है ना, आप ट्राई करो अपना नॉलेज रिप्लिकेट करने का, रिकॉल करके। भले आपको ऐसा मत ट्राई करो कि 50 मिनट में हम कितना लिख पाते हैं, वो आप ट्राई करो जो आप यहाँ पे टेस्ट देते हो। जब आपका कोई चीज़ खत्म हो जाए, आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप उसको ट्राई करो। यहाँ पे ऐसा ट्राई करो कि आप बेस्ट लिखने का, कि कितना रिकॉल हो रहा है, कितना अच्छा आप लिख पा रहे हो। जैसे इसने पेंसिल वेंसिल से बनाया, वहाँ नहीं बना पाएगी, लेकिन एटलीस्ट बना दिया तो वहाँ उसको 2-3 चीज़ें याद आ जाएंगी अगर चोला पे अलाउड है अगर आपके पास टाइम है। मतलब मेरे हिसाब से आपको पेन बदलने का टाइम नहीं मिलता है एग्ज़ाम में, इतना टाइम। हाँ इस हाँ तो इसने मैंने जो बनाया उसमें 5 मिनट में बन जाएगा। हाँ, तो इसने पेन से बनाया है, इसने डायरेक्ट पेन से बनाया 5 मिनट में। है। इसके आंसर में क्या दिक्कत है कि पॉइंटर फॉर्म टाइप का नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा। फेज वाइज मैंने लिखा है, हाँ, अर्ली फेज ऑफ हाँ। आर्किटेक्चर, लेटर फेज ऑफ सोलर। हाँ, लेकिन उसमें मतलब ब्रेक नहीं है थोड़ा, जैसे पैराग्राफ छोटा छोटा आप अभी भी नहीं लिखते हो उतना, हाँ मतलब लेकिन इम्प्रूवमेंट है मतलब आपके में वो लिखते लिखते। तो इसलिए मैंने भेज दिया था। अब जो लोग का और अच्छा होगा तो मैं भेज दूंगा, काफ़ी लोगों का और भी ठीक है, इसका सबसे ठीक था तो मैंने भेज दिया आप लोग को इसमें ग्रुप में। ठीक है, तो आज वाले में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, आज वाला ठीक था आप लोग का। नहीं सर, अब आज जो बताया ना, अब अगले बार से इंप्लीमेंट होगा। आज तो रोज मुझे लिख दिया सब आज वाले में। 5 नंबर वाला आधा बाकी है। अच्छा, आधा बाकी है, ठीक है। ठीक है, तो ये बस मैं ये बोल रहा हूँ कि हफ्ते हफ्ते आप लोग लिखते रहो मतलब इसको, ताकि आप लोग को, और ऑफलाइन लिखोगे तो भी फ़ायदा है, ऑनलाइन मतलब लिखते रहो ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ कि आपको सब आ रहा होगा, आपको ना आ रहा हो मैं बोलता हूँ आप देख लो, बस ये ट्राई करो कि रिकॉल करके लिखो भाई, वो जितना आप करोगे आपको फ़ायदा होगा। तो मैं देखने तो नहीं आ रहा हूँ कि कौन कर रहा है, ऑनलाइन में भी लोग लिख रहे हैं, तो मैं देख तो नहीं रहा हूँ कौन कैसे लिख रहा है, क्योंकि अगर आपने रिकॉल करके लिखा तो अल्टीमेटली फ़ायदा आपको होगा, और लिटरली फ़ायदा होगा। मैंने देखा है लोगों को 2-2 महीने बाद याद रहता है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है मेंस को क्रैक करने का, और कोई तरीका नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लिखने पड़ेंगे, और वो भी रिकॉल कर करके, और इसमें भी आपको जो जो करंट अफेयर आ रहा है पढ़ के अच्छे से रिसर्च करके बैठोगे, आपको हेल्प करेगा लिखने में। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते रहो, मतलब जितना आप और कर सकते हो। सेम काम जो भी आप लोगों का ऑप्शनल है वही ऑप्शनल में भी करो, कि क्वेश्चन लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रिकॉल करके लिखो। पढ़ो, आता किसी को नहीं है, एक बार पढ़ो आप, फिर सर्च करो, फिर बंद करो और लिखो। ये मत सोचो कि आप बहुत अच्छा कुछ कंटेंट सर्च कर लोगे, कंटेंट का कमी नहीं मार्केट। जो कंटेंट आपके पास बेसिक है उसको इंप्रूव कैसे करो, आप अपनी राइटिंग कैसे इंप्रूव करो, इन सब चीज़ों पे काम करो। उतना भी हो गया, लोग 20 क्वेश्चन लिख नहीं पाते हैं एग्जाम में, ट्रू है ये। 20 लिख के आओगे आपका मेंस निकल जाएगा। मेंस वैसा नहीं है, मेंस में तो आपको नॉलेज मतलब ब्लैंक हो जाते हैं लोग, उतना ही हो जाए तो काफ़ी है। मतलब आता है, मैं तो क्वेश्चन देखा हूँ, मैं तो खुद ही नहीं लिख पाता था। क्वेश्चन आएगा आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखे हैं इसमें, मतलब जीरो आ जाता है एकदम। लेकिन वो लिखे रहोगे आप तो कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाता है वो, उतना ही फोकस करना है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना है बस लिखने का, और 5 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इसका आप लोगों ने 2-2 पेज का नोट्स बना लिया अपना, तो एटलीस्ट कई सारी थीम तैयार हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, CSAT में किसी किसी को इशू है, CSAT में आपका भी है शायद, CSAT मतलब आ जाता है उसमें। अच्छा, उसको इशू नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं किया ना। बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो CSAT में मैं सोच रहा हूँ वीकली ऐसा कुछ करने के लिए, कि वीकली मैं स्टार्ट करा दूँ। मतलब मान लो जैसे कुछ टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे आप लोगों ने पढ़ा और फिर CSAT पे आके कर दिया कुछ,
कि 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपने लगा लिए, फिर उसका मैं एक मटेरियल दे दूँगा ताकि आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो एक एक टॉपिक करते करते जब तक प्रीलिम्स आए ख़त्म कर दो, ठीक है। और जैसे खुशी आप 2027 में कर रहे हो, तैयारी इतनी रहे कि 26 का पेपर आए तो आपको लगे कि मतलब आ रहा है, ठीक है। ऐसे कोमल कोई वही बोला है कि लगे कि आप लोग को आ रहा है, ऐसा ना हो कि सब ऊपर से जा रहा है, ठीक है। और प्रीलिम्स का मैं कुछ डिस्कशन आप लोग का ले लूँगा एक बार कॉमन, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने बताया है, एक बार मैं बताऊँगा अलग अलग क्वेश्चन दिखा के आप लोग को कि कहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट वहाँ पर आप कैसे करोगे। एक तो मैंने शायद वो भेज दिया है सबको डॉक्यूमेंट जिस पे आप लोग बनाते हो अपना, उसके अलावा मैं आप लोग को बता दूंगा क्वेश्चन कैसे कैसे सोचना है आपको, ठीक है। तो ताकि एक बार में पता लग जाए, उसी तरह से आप क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करना एग्जाम में। जैसे इस बार सर्कुलर इकोनॉमी का आया, वो बहुत लोगों का गलत हुआ, राजा राम मोहन रॉय का क्वेश्चन आया गलत हुआ, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे आया गलत हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पे आया, ठीक है। कवच सिस्टम पे क्वेश्चन लिखा हुआ था RFID वगैरह यूज़ करके, वो भी लोगों का गलत हुआ। तो बेसिक चीज़ें जो मतलब ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं हम सब रट के जाएंगे, वहाँ पे भी वही, तो वहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। वो दिमाग जो मैं आप लोग को वर्कबुक वगैरह भेजता हूँ UPSC के पेपर पे लगाना है, वो मैं एक बार आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है। फिर आप लोग प्रीलिम्स पे प्रैक्टिस किए रहो, प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए। प्रीलिम्स नहीं रुका तो हो जाएगा, फिर मेंस मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेन है प्रीलिम्स, ठीक है। तो और कोई डाउट तो नहीं है?